आपसे पूछना चाहता हूं, ममता जी पे कितने केस लगाए नरेंद्र मोदी ने? ममता जी का कितने घंटे इंटेरोगेशन हुआ? मेरा 55 घंटे 5 दिन एक के बाद एक इंटेरोगेशन हुआ ईडी से। ममता जी पर कोई आक्रमण नहीं होता, ना सीबीआई, ना ईडी, ना कुछ। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी से सीधा नहीं लड़ती हैं। ये सच्चाई पूरा बंगाल जानता है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी विचारधारा के बल पर। राहुल गांधी फिर से बंगाल चुनाव में उतर आए हैं। तमिलनाडु के बाद वापस बंगाल लौट आए हैं और चुनावी सभाएं कर रहे हैं। और चुनावी सभाओं में जिस तरह का भाषण राहुल गांधी दे रहे हैं या जो बातें वो रख रहे हैं, उसमें से एक सवाल उठता है कि राहुल गांधी को क्या बंगाल में कुछ दिख रहा है? क्या राहुल गांधी बंगाल को लेकर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं या कांग्रेस बंगाल को लेकर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी भाषण तो शुरू करते हैं प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए। ट्रंप का मुद्दा हो, डील का मुद्दा हो, एप्स्टीन फाइल का मुद्दा हो, लोकसभा में राहुल गांधी के दिए गए भाषणों का मुद्दा हो, ये सब खूब उठाते हैं। लेकिन उसके बाद सेकंड हाफ में वो ममता बनर्जी को भी नहीं बख्श। ममता बनर्जी को लेकर इतने तीखे हमले राहुल गांधी के मैंने इस चुनाव से पहले नहीं सुने थे। ममता बनर्जी पर जो राहुल गांधी लगातार हमले कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। पहला तो ये कि अक्सर जब इंडिया गठबंधन की बात आती है या नेशनल लीडरशिप की बात आती है, बीजेपी के खिलाफ ऑपोजिशन को लीड करने की बात आती है, तो ममता बनर्जी ने एक नहीं कईयों बार राहुल गांधी की लीडरशिप पे सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी ने तो इंडिया गठबंधन की लीडरशिप उनके हाथ में देने की कवायद भी शुरू कर दी थी, लेकिन राहुल गांधी हमेशा खामोश रहे। राहुल गांधी की तरफ से ममता बनर्जी को लेकर कभी कोई बात नहीं आई। ममता बनर्जी ने चाहे किसी भी मुद्दे पे नाराजगी जताई हो, लेकिन राहुल गांधी ने कभी ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। लेकिन यहाँ पर विधानसभा चुनाव में क्योंकि ऑपोजिशन में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो राहुल गांधी वो टीस पूरी निकाल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है राहुल गांधी उन हमलों का पूरा जवाब दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ राहुल गांधी सिर्फ ममता बनर्जी या टीम सी को निशाना नहीं बना रहे, ममता बनर्जी की लीडरशिप पर भी सवाल खड़े कर रहे। ममता बनर्जी को भ्रष्टाचारी भी बता रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल तो वो खड़ा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी दरअसल बीजेपी की ही एक साथी है, क्योंकि जब बंगाल चुनाव आते हैं तब दोनों एक दूसरे के खिलाफ खूब बोलते हैं, लेकिन जैसे ही बंगाल चुनाव खत्म हो जाते हैं, मोदी भी ममता पर खामोश और ममता भी मोदी पर खामोश। कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है। आप देखिए, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं बेल पे हूं, मेरा घर छीन लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप छीन ली, मेरे ऊपर 36 केस है। कभी मैं झारखंड जाता हूं, कभी महाराष्ट्र, कभी गुजरात, कभी उत्तर प्रदेश, कभी बिहार। हर 10-15 दिन में केस लड़ने कहीं ना कहीं जाना पड़ता है मुझे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ममता जी पे कितने केस लगाए नरेंद्र मोदी ने? ममता जी का कितने घंटे इंटेरोगेशन हुआ? मेरा 55 घंटे 5 दिन एक के बाद एक इंटेरोगेशन हुआ ईडी से। ममता जी पर कोई आक्रमण नहीं होता, ना सीबीआई, ना ईडी, ना कुछ। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी से सीधा नहीं लड़ती हैं। ये सच्चाई पूरा बंगाल जानता है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी विचारधारा के बल पर बीजेपी से लड़ती है। बात तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो सही है। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, हेमंत सोरेन को जेल में डाला। ममता बनर्जी के खिलाफ मोदी जी बोलते तो बहुत कुछ है, विधानसभा चुनाव में खास करके बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन ममता पर कभी कार्रवाई हुई नहीं, ये बात तो सही है। बाकी कितने ही मुख्यमंत्रियों को इसमें लपेट दिया गया है जिन पे कार्रवाइयां हुई है।
लेकिन ममता बनर्जी पे आज तक कोई मामला भी दर्ज नहीं हुआ। सवाल तो जेन्युइन है, सवाल तो उठाता है, लेकिन दूसरा जो मैं कह रहा था ना कि एक तीर से दो शिकार, एक तो ये कि इसको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा ये है कि राहुल गांधी को मुझे ऐसा लग रहा है कि बंगाल में, शायद मैंने पहले भी एक बार ये बात की थी, उसी बात पे और आगे बढ़ाते हुए, कि बंगाल में कांग्रेस को लेकर कुछ आगे का दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि जो पंजाब में हुआ, जो आम आदमी पार्टी के साथ मोदी जी ने किया, और जिस तरह से पहले फेज का मतदान हुआ, जितना भारी मतदान हुआ, और उसके बाद जो बीजेपी के अंदर एक खुशी की लहर और जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है मोदी जी के चेहरे पर, उससे कहीं ना कहीं ये अंदेशा तो सबको है कि बंगाल में कुछ खेल हो रहा है। तो क्या राहुल गांधी को भी ये लग रहा है कि बंगाल में सत्ता शायद बदलने वाली है, शायद बीजेपी इस बार बाजी मार जाएगी? ऐसे में अब कांग्रेस को क्या करना है? कांग्रेस को करना है नंबर 2 की पार्टी का जो अपना मुकाम है वो हासिल करना है, या उस तरफ बढ़ना है। क्योंकि नंबर वाइज तो, जैसे मैंने शाम के वीडियो में भी कहा, नंबर वाइज तो उड़ीसा में भी बीजू जनता दल नंबर 2 पे है, लेकिन कांग्रेस जिस एग्रेशन से वहां काम कर रही है, सरकार को घेरती है, वहां बीजू जनता दल तो कहीं नहीं दिख रहा। कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई दिख रही है, बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई दिख रही है। उसी तरह से क्या बंगाल में भी राहुल गांधी यही चाह रहे हैं कि अगर ममता से सत्ता छीन जाती है, तो एक बार ममता सत्ता से बाहर हुई तो उनके पास तो कोई और सरकार तो है नहीं, किसी और राज्य में तो सरकार है नहीं, तो वो काफी कमजोर हो जाएंगे। ऐसे में मौका है कांग्रेस को कि एक ऑप्शन बंगाल के लोगों के सामने बनकर उभरने का। लेकिन इतना तो सोचिए, जिस पार्टी के पास शून्य था, वहां शून्य का आंकड़ा है, उसका अगर वोट प्रतिशत भी बढ़ गया तो भाई साहब उसके लिए तो प्लस ही है ना, उसको तो कामयाबी में ही गिना जाएगा ना। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार पार्टी शून्य में तो नहीं रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं नंबर 2/3 में भी आ सकता है, या फिर 8-9 के आसपास आराम से कांग्रेस वहां ले सकती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसमें 2/3 नहीं, माफ कीजिएगा मैंने गलत शब्द का इस्तेमाल कर दिया था, 2.5 के आंकड़े में जरूर पहुंच सकती है कांग्रेस, मुश्किल नहीं है। क्योंकि बहुत सी जगहों पर जो बंगाल में पत्रकार गए हैं वो बता रहे हैं कि काफी जगहें ऐसी हैं जहां तृणमूल कांग्रेस का जो उम्मीदवार है उससे भी लोग नाराज हैं, बीजेपी का जो उम्मीदवार है उससे भी नाराज है, क्योंकि बहुत नफरत की राजनीति एक तरह से वहां दोनों तरफ से हो रही है। तो लोग तीसरा ऑप्शन भी वहां पर, तीसरे विकल्प को भी देख रहे हैं, और तीसरा विकल्प कांग्रेस है, लेफ्ट कहीं नहीं है। तो अगर ये गणित कहीं सेट बैठ जाता है और 2.5 के आंकड़े में कांग्रेस आ जाती है, फिर ये राहुल गांधी की जो सोच है, जो राहुल गांधी सोच रहे हैं, इस पर काम करके अगले लोकसभा चुनाव और उसके बाद अगले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी बहुत मजबूती से खड़ी हो सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि चेहरा कौन, लीडरशिप कौन? अधीर रंजन चौधरी हैं, नो डाउट। अधीर रंजन चौधरी की पॉलिटिक्स ही एंटी ममता बनर्जी है, लेकिन वहां डर इस चीज का है कि अधीर रंजन चौधरी ने इन विधानसभा चुनाव से पहले जो नजदीकी बीजेपी या मोदी जी के साथ दिखाई थी, वो थोड़ा सा एक कान खड़े करने वाला इंसिडेंस था। उसको लेकर शायद हो सकता है कांग्रेस थोड़ी सी चौकन्नी रहे। उसके अलावा कोई और चेहरा, या तो मुस्लिम चेहरे हैं जो सांसद है अभी वो, और एक आध कोई और मुस्लिम चेहरा है, हिंदू चेहरा कोई बड़ा नहीं है। लेकिन फिर यहीं पर वो लॉजिक फिर बैठता है कि ऐसे तो उड़ीसा में भी कोई नहीं है, ऐसे तो तेलंगाना में भी कोई नहीं था, लेकिन नए लीडर पैदा किए ना, नए लोग खड़े किए ना, और उन्होंने करके दिखाया ना, तो ये चीज़ फिर बंगाल में क्यों नहीं हो सकती? सवाल बहुत सारे हैं, सवालों के जवाब के ऑप्शन भी बहुत सारे हैं। अब सवाल ये उठता है मेरी तरफ से कि मैं ये देखूंगा कि जब नतीजे आएंगे इस बार के विधानसभा चुनाव के, उसके बाद कांग्रेस स्ट्रेटेजी क्या अपनाती है, उसके बाद कांग्रेस बंगाल में कितना दिखती है, कितना करती है, इस पे सारा निर्भर करता है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।